प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण की यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। संसद का मानसून सत्र कल यानी कि 11 अगस्त को समाप्त हो चुका है। उस पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब अगला सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र आएगा। और इसके साथ ही जो विपक्षी एकता की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, उसकी दरार अब खाई के रूप में हम लोगों को दिखाई देना शुरू हो गई है। वो तमाम नेता जो विपक्षी एकता की कस्में खा रहे थे, अब उनकी तरफ से वो विस्फोटक बयानबाजी शुरू हो गई है, जिससे ये मालूम चल रहा है कि ये विपक्षी एकता कितने दिन और ठहरेगी। मैंने पहले भी कहा था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कब तक। आज फिर कह रहा हूँ, बयान आया है पंजाब से। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा। उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कतई भी चिंतित ना हो। कांग्रेस सभी 13 सीटों पर, पंजाब की जो 13 सीटें हैं, उन पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और आपको याद होगा, जो अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन की जो पहली बैठक हुई थी पटना में, उससे नाराज होकर चले गए थे कि अगर दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस राज्यसभा में उनका साथ नहीं देती तो वो विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। बाद में कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया कि वो इस मुद्दे पर राज्यसभा में सरकार के खिलाफ मतदान करेगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन हालांकि दिल्ली सेवा बिल पास हो चुका है और आज जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने उसे मंजूरी भी दे दी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के बाद भी जो ऐलान किया था वो समझने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह गठबंधन में शामिल केवल लोकसभा चुनाव के लिए हुए हैं, यानी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। अब पता नहीं तेलंगाना में वो करेंगे या नहीं करेंगे, कम से कम इन 3 राज्यों में उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा कोई समझौता नहीं है विधानसभा चुनावों में। यानी कि आम आदमी पार्टी इन कम से कम 3 राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो जो कांग्रेस को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी के इन 3 राज्यों में अपने प्रत्याशी न उतारने से उसे कुछ लाभ हो सकता है, वो तो कांग्रेस को तो लाभ होने की स्थिति खत्म हो गई। लेकिन अगर लोकसभा चुनावों में उसका समझौता होता है तो ध्यान कीजिए, पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 1 सांसद है। ऐसी स्थिति में अगर पंजाब में उसका समझौता होता है कांग्रेस से, तो सारा का सारा लाभ आम आदमी पार्टी को होने जा रहा है और नुकसान कांग्रेस को। यानी कि कांग्रेस की कीमत पर पंजाब में जो है वो समझौता होगा। दिल्ली में ना आम आदमी पार्टी के पास कोई सांसद है और ना ही कांग्रेस पार्टी के पास में। तो अगर वहां समझौता होता है तो वहां पर भी कम से कम आम आदमी पार्टी फायदे में ही रहेगी, कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई समझौता नहीं है। इसी से दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारी और पंजाब कांग्रेस के पदाधिकारी काफ़ी नाराज हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी से राजनीतिक समझौता किया जाए या गठबंधन किया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इसका उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात तो रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। ममता बनर्जी भी किसी भी हालत में वाम दलों से समझौता करने को, गठबंधन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो किसी भी प्रकार का समझौता ना तो कांग्रेस से करने की इच्छुक है और ना ही वाम दलों से, यानी उन्हें सीटें देने को तैयार नहीं है। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से समझौता, तृणमूल कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। तो भाई पश्चिम बंगाल में तो इसका मतलब किसी भी प्रकार का गठबंधन काम नहीं करने जा रहा है। तो आप देखिए, पंजाब जहां पे 13 सीटें हैं वहां पर समझौते की उम्मीद खत्म हो गई। पश्चिम बंगाल में समझौता सभी दलों ने मना कर दिया है। ना तो कांग्रेस वाला जो गठबंधन है, कांग्रेस, वाम दल और ISF, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, फुरफुरा शरीफ वालों का, और सामने तृणमूल कांग्रेस, वहां पर खत्म हो गया। अगले राज्य की बात करते हैं, केरल में। केरल में स्थिति यह है कि एक तरफ है वामपंथी पार्टियां और दूसरी तरफ है कांग्रेस। वहां पर आज की डेट में भाजपा का अस्तित्व ना के बराबर है। तो क्या कांग्रेस और जो CPM है या वाम दल हैं,
वो वहाँ पे केरल में मिलकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं हो रही। यानी कि जो 20 सीटों वाला केरल है वहाँ पर भी किसी भी प्रकार का कोई समझौता कांग्रेस और सीपीएम में होने वाला नहीं है। अगले राज्य की बात करते हैं। अभी मैंने 3 राज्यों की बात कर ली, चौथे राज्य की बात करते हैं। चौथा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि भैया यहाँ कांग्रेस ना आए, कांग्रेस जहाँ ताकतवर है वहाँ पर चुनाव लड़े। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं जयंत चौधरी, वो लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हुए बिना इस गठबंधन का कोई महत्व नहीं है। मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो अलग चुनाव लड़ेंगी। यानी कि न तो बसपा साथ में है, न आरएलडी साथ में है, न कांग्रेस साथ में है, और सपा तो सबसे अलग है ही। तो भाई ये 4 टुकड़े तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता के या विपक्षी गठबंधन के दिखाई दे रहे हैं। तो 80 सीटें, यानी सबसे बड़ा जो आपका राज्य है राजनीतिक दृष्टिकोण से 80 सीटों वाला कहा जाता है, जहां से प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है, वहां पर भी किसी प्रकार का गठबंधन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थिति पहले ही बता दी है कि वहां पहले से ही ताल ठोके बैठी है आम आदमी पार्टी। तो जो गठबंधन बड़े गाजे बाजे के साथ बंगलौर में दिखाई दिया, जो उतने ही शान और शौकत से पटना से बात हुई थी कि भाई दूल्हा बनाया जाएगा राहुल गांधी जी को परोक्ष रूप से, उस गठबंधन की स्थिति लगातार खराब हो रही है। इसके विपरीत एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसका नेतृत्व भाजपा कर रही है, उसमें तमाम दल, तमाम संगठन उसका सहयोग कर रहे हैं और उसके साथ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही ओम प्रकाश राजभर हो गए, वो उसके साथ आ चुके हैं। कुछ लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया कि आप तो कहा करते थे कि ओम प्रकाश राजभर कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, उनसे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर ओम प्रकाश राजभर अकेले रहते हैं तो वो कोई ताकत नहीं है, वो एक विधायक की सीट भी नहीं जीत सकते। लेकिन वो जब किसी बड़े राजनीतिक दल से मिल जाते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उन पर अपना वोट है, हर सीट पर अगर कोई 15-16 सीटें हैं, अगर वो 5-5, 4-4 हज़ार वोट भी इधर से उधर करेंगे तो निश्चित रूप से कम से कम विधानसभा सीटों पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और लोकसभा सीटों पर भी फर्क पड़ सकता है। जीत का अंतर में तो कम बढ़ हो ही सकती है। इसलिए मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो निष्प्रभावी हैं, मैंने ये कहा कि उनकी अकेले कोई ताकत नहीं है। और ख़ास तौर से जब वो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो वो समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा लाभ इसलिए नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उनका जो समर्थक है वो राजा सुहेलदेव का समर्थक है, और जो समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के वो सालार महमूद के समर्थक हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि इसलिए जब वो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो अपनी समर्थकों को उतनी ताकत से उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आपको ये कहना था कि देखिए, जो गठबंधन था, विपक्षी गठबंधन, जिसका नाम रखा गया था I.N.D.I.A, इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन, उसमें समावेशी की क्या स्थिति है ये आप लोग देख लीजिए। सारे दल जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है वो उभर के बाहर आ रही है। और देखिए, नीतीश कुमार अलग रूठे हुए हैं और शरद पवार को लेकर के लगातार तरह तरह की बातें की जा रही हैं। एक अगले अंक में मैं बात करूंगा कि आखिर शरद पवार और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने से ये लोग क्यों डर रहे हैं, क्योंकि वरना ये वाला अंक बहुत बड़ा हो जाएगा। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि इनको लगातार संदेह की नज़र से देखा जा रहा है पार्टी के भीतर ही, संगठन के भीतर ही, गठबंधन के भीतर ही। तो उस पर अगले अंक में बात करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।